Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में दो मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास बॉयलर से रिलेटेड हैं, जिसमें से जो नंबर 1 है हमारे पास इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है एंड द सेकंड वन इज़ द बॉयलर एफिशिएंसी। हम आगे मज़ीद डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये दो टॉपिक्स बेसिकली इनका क्या रोल है हमारे पास बॉयलर में, और ये जो दो टॉपिक्स हैं बेसिकली हमारे पास ये हमारे एनटीएस लेवल को भी कवर करते हैं, हमारे इंटरव्यू को भी कवर करते हैं और बॉयलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड और अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। आइए जानते हैं कि what is the basic definition of the equivalent evaporation. What is actually the equivalent evaporation? So let's move toward the definition. It is the amount of water evaporated from feed water at 100 degrees centigrade and formed into dry and saturated steam at 100 degrees centigrade at normal atmospheric pressure. यानी ये कहता है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की वो मिकदार, अमाउंट वो मिकदार किसकी, वाटर की, जो कि एवेपोरेट होती है फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फीड वाटर यानी वो वाटर के जो हम आउटसाइड से बॉयलर के अंदर फीड कर रहे हैं, आउटसाइड से किसी टैंक के अंदर फीड कर रहे हैं, उसे कहते हैं फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। एंड फॉर्म्ड इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, और वो हमारे पास किस में फॉर्म्ड होता है, किस में कन्वर्ट होता है, किस ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम में, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कब? एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार। यानी हमारे पास वो पानी जो कि हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है, कब? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 1.01 बार हो। उम्मीद है डेफिनेशन समझ आ गई होगी, आपकी मज़ीद इस टॉपिक की क्लियरेंस होगी जब मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एज दी वाटर इज ऑलरेडी एट द बॉइलिंग टेम्परेचर, अब जो हमारे पास वाटर है वो ऑलरेडी बॉइलिंग टेम्परेचर। अब आप कहेंगे वाटर ऑलरेडी बॉइलिंग टेम्परेचर पर कैसे है, तो वो आपको इस डेफिनेशन में ही बता रहे हैं, फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फीड वाटर है, जो पानी आ रहा है बॉयलर में, वो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो किस पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इट रिक्वायर्स ओनली द लैटेंट हीट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वो कहता है कि हम लैटेंट हीट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लैटेंट हीट बेसिकली वो होती है जो हमारे पास फेस चेंजिंग के लिए यूज होती है, लाइक सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इसे कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास, ठीक है, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास, इसे कहते हैं लैटेंट हीट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वाटर है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जस्ट हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रेशर की। कितने प्रेशर की, 1.01 बार की। इतना प्रेशर हमारे पास आ जाए, टेम्परेचर का जो हमारे पास वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, स्टीम जनरेट हो जाएगी। आइए इसको और सिंपल तरीके से इस मैं आपको डायग्राम से, ये जो फिगर छोटे छोटे मैंने बनाए हैं मैं आपको इससे समझाता हूँ, ये ब्लॉक डायग्राम से। सबसे पहले कहते हैं फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हमें पता चल गया। सेकंड क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर 1.01 बार। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, नॉर्मल प्रेशर 1.01 बार। जब ये दो कंडीशन, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन कंडीशन मीट कर जाती है तो हमारे पास क्या, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज नॉन एज इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। मुझे उम्मीद है कि ऐसा इतनी डिटेल में और इस तरीके से सिंपल जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है उसकी तरफ। तो मैथमेटिकली फॉर्म क्या कहती है, जब आपको कोई कह दे कि यार प्लीज़ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, then how you will calculate your equivalent evaporation. So this is the basic formula which you have to use to calculate the equivalent evaporation. So E is equal to MEH minus HF1. This is known as, H is known as enthalpy, is it, and M is known as mass. So 2257
ये क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया द वैल्यू ऑफ दिस लैटेंट हीट इज टेकन एज 2257 किलो जॉल पर किलोग्राम, यानी इक्विवेलेंट एवेपोरेशन में जो हमारे पास वाटर टू स्टीम कन्वर्जन होती है उसकी लैटेंट हीट जो होती है वो हमारे पास 2257 किलो जॉल पर किलोग्राम के बराबर होती है। तो वेयर अब इसमें ME क्या होता है, तो ME इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली एवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर और, ठीक है, यानी कहता है मास ऑफ वाटर जिससे कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है स्टीम, किस में, किलोग्राम पर आवर में, ठीक हो गई, मतलब इतने मास ऑफ वाटर से इतने घंटों में इतनी स्टीम प्रोड्यूस होती है। इज इट, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है ME इज इक्वल टू MS/MF। अब ये ME होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि मास ऑफ वाटर एक्चुअली, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं MS/MF। MS क्या होता है, टोटल मास ऑफ वाटर एवेपोरेटेड इनटू स्टीम इन किलोग्राम, यानी अब जो वाटर का क्या है मास, टोटल मास ऑफ वाटर एवेपोरेटेड इन टू स्टीम इन किलोग्राम एंड MF मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम, यानी ये बता रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास वाटर का मास है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ फ्यूल, दोनों के मास हैं तो दोनों का यूनिट क्या होगा हमारे पास, किलोग्राम एंड किलोग्राम। इज इट, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, ये H क्या है, H इज टोटल हीट ऑफ स्टीम इन किलो जॉल पर किलोग्राम, किलो जॉल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द एंथैल्पी, यू नो दैट। सो टोटल हीट ऑफ स्टीम इज किलो जॉल पर किलोग्राम एंड, तो HF1 जो होता है हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है, सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर इन किलो जॉल पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, यानी जो H हमारे पास होता है वो क्या होता है, टोटल हीट ऑफ स्टीम, यानी जो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, वो किलो जॉल पर किलोग्राम में एंड सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर इन किलो जॉल पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। अब आप पूछेंगे कि भाई सेंसिबल हीट क्या होता है, तो सेंसिबल हीट वो होता है कि जो हमारे पास वो टेम्परेचर जो हम सेंस कर सकें, ये फेस चेंजिंग का टेम्परेचर नहीं है, यानी आप कहें कि जी वाटर से जो स्टीम जनरेट हो रही है ये टेम्परेचर उसका है, नहीं, हमारे पास सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो पानी का उस वक्त हमारे पास एंथैल्पी होती है, जो पानी का जो हमारे पास उस वक्त टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर इन किलो जॉल पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है E इज इक्वल टू, अब हम बेसिकली इस फार्मूले में एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। आपने देखा है H देख लिया, ठीक है, H आपको पता चल गया, HF1 पता चल गया, 2257 पता चल गया, ME पता चल गया। अब जो हमारे पास ये जो पोर्शन होता है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फार्मूले का जो ये पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। नाउ व्हाट इज फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, द फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, यानी वो चीज़ें जिन पर हमारी इवेपोरेशन डिपेंड करती है उसे कहते हैं फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। वो कौन कौन सी होती हैं, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। सरफेस एरिया, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज एवेपोरेशन, यानी कोई भी आपके पास टैंक है, किसी किस्म का भी कोई बॉयलर है, अगर जो उसका सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज है तो हमारे पास क्या होगा, उसमें ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, यानी हमारे पास हवा में जितनी क्वांटिटी वाटर वेपर्स की होती है वो हमारे पास शो करती है किसको, ह्यूमिडिटी को। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर means what is the basic role of temperature in factor of evaporation. So evaporation increases with an increase in temperature, यानी हमारे पास evaporation increase होगी जब हमारे पास temperature increase होगा। It is always greater than unity for all boilers। ये अब किस चीज़ को बता रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है वो हमारे पास हमेशा जो है तो क्या होगा, यूनिटी से ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर से क्या होगी, बड़ी होगी। उस कंडीशन में हमारे पास जो है तो क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड करता है इन पर, लेकिन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा वो इस वजह से दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ये तो आप इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया था बॉयलर एफिशिएंसी। तो व्हाट इज बॉयलर एफिशिएंसी? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। इट इज आल्सो नोन एज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। यानी ये बताता है हमें, बॉयलर एफिशिएंसी कहती है कि जो हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम बाय हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। अब मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन इस छोटे से फिगर से जो मैंने आपके लिए बनाया है उससे समझाऊंगा। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बॉयलर ले लें या एक टैंक ले लें, सिंपल जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसमें हमारे पास है वाटर, ठीक है। यहाँ पर अब जो हमारे पास कोयल है, यानी जो हमारे पास फ्यूल है जिसकी वजह से बर्निंग और फायर प्रोड्यूस हो रही है, अब वो कोल फायर प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कहता है कि हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम, यानी वो हीट जो कि हमारे पास वाटर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टीम में कन्वर्ट कर सके, उसे कहते हैं हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम एंड हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। और वो हीट जो कि प्रोड्यूस हो रही है, जो हम कोल या जो भी बर्निंग फ्यूल हम उसे सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसे कहते हैं हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। हीट एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फर्नेस जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस यानी वो चीज़ें जो हमारे पास फर्नेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास क्या है, कोल की वजह से हो रही है, वो कितनी हीट है, और जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है जो वाटर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितनी हीट है। इन दोनों के रेशो को कहते हैं बॉयलर एफिशिएंसी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड द फार्मूला ऑफ द बॉयलर एफिशिएंसी। तो फार्मूला क्या कहते हैं, MEH-HF1/C। ये फार्मूला ऑलमोस्ट पिछले फार्मूले की तरफ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के फार्मूले की तरह ही है, जस्ट इसमें जो डिफरेंट है तो वो क्या है, C। व्हाट इज C? C इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। नाउ यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस दैट व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो होता है द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, यानी वो मिकदार जो हमारे पास कंबशन के लिए यूज होती है और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यानी वो फ्यूल, दोबारा से सुने, यानी वो मटेरियल, वो फ्यूल या वो कोल या वो वुड या मतलब वो तमाम थिंग्स जो हमारे पास बर्निंग के लिए यूज होते हैं उसे कहते हैं फ्यूल, ठीक है। तो वो फ्यूल, वो क्वांटिटी हीट की जो उस कंबशन से प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल पर किलोग्राम। हीट प्रोड्यूस पर यूनिट मास, इसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कहती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले इस फार्मूले को देख लें, MEH-HF/C। इस फार्मूले को हम मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कैसे? Me मैंने आपको बताया था कि वो किसके बराबर होती है, रेशियो ऑफ MS। व्हाट इज MS? टोटल मास ऑफ वाटर एवेपोरेटेड इनटू स्टीम। एंड व्हाट इज MF? MF इज द मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम। तो MS और MF, Me इज इक्वल टू MS/MF के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर देखें, बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है। इसमें जब हम वैल्यूज पुटिंग करेंगे तो MS/MF, H-HF1/C, ठीक है। Me की जगह हमने क्या लगा दिया, MS/MF। उम्मीद है आपको ये दो टॉपिक्स, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड द बॉयलर एफिशिएंसी, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको गुड तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको जो है तो उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह, और आपको सेटिस्फाई करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया जाए एंड शेयर किया जाए। शुक्रिया।